चलिए, आ रहे हैं मेरे बच्चों? बस मुझे 1 सेकंड और दे दें ताकि इसको हम फुली शेयर कर दें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं अपना इंट्रोडक्शन जो है वो करा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस इतना याद रखिए कि मेरा नाम अहमद रजा है और मैं आपको बीएफडी पढ़ाऊंगा। सो ब्रीफली इतना मैं आपको बता देता हूँ कि इस सब्जेक्ट ने मुझे जो है वो टीचर बनाया। टीचर इन द सेंस ये कि मैं इसी सब्जेक्ट की वजह से सीएफए किया मैंने, बाद में एफआरएम किया। ठीक है जी, तो इस सब्जेक्ट पे एक प्रैक्टिकल ग्रिप है मेरी। ठीक है जी, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मतलब इस सब्जेक्ट की एक बुकिश नॉलेज तो होती है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। तो उस पे जो है वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा करम है कि एक अच्छी कमांड है मेरी। चलें जी, सर आगे बढ़ते हैं जनाब। हमारे पास बीएफडी चला गया है दोबारा 2015 वाले मोड में। ठीक है, 2015 से पहले बीएफडी का सिलेबस छोटा था। 2016 में 2016-17 में आईकैप ने किया ये कि बीएफडी के पेपर के अंदर मैक डाल दिया, पूरा मैक खत्म कर दिया। तो बीएफडी के अंदर 7 नए टॉपिक डल गए। अब 7 नए टॉपिक डले तो उससे कोर्स का नक्शा ही बदल गया। 35-36 चैप्टर हो गए किताब के अंदर, और हम बच्चों को रिकमेंड करने लगे कि यार आप मतलब इसको कुत्ते बिल्लों की तरह आपने पढ़ना है और बाकी चीजों को हाथ नहीं लगाना, ये आपका बहुत टाइम खाएगा। क्योंकि आपको बीएफडी भी पढ़ना है, इसमें मैक भी पढ़ना है, इसके अंदर बेसिक्स भी बीएफडी की यही पढ़नी है, एडवांस भी यही पढ़ना है। ठीक है जी, और मैक के अंदर वो एरियाज जो वैसे ही आपको कॉस्टिंग में नीचे तंग करते आने, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फिर उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग, फिर उसके अंदर जो है वो वर्किंग कैपिटल, इस तरह की चीजें जो है वो ऊपर आ गई। अब 2020 में जब ये नया सिलेबस बन रहा था तो मैं उस कमेटी का पार्ट था। उस कमेटी में 2 लोग थे जिन्होंने बीएफडी के कोर्स पे काम किया, एक मैं और एक सलाउद्दीन साहब जो पैक के टीचर है। ठीक है जी, वो पैक में बीएफडी पढ़ाते हैं। उन्होंने और मैंने इस कोर्स पे काफी काम किया। ठीक है, और उसमें हमारी की रिकमेंडेशंस ये थी कि इफ दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस डिसीजंस, ठीक है जी, देन दिस कोर्स शुड ओनली इंक्लूड दोज एस्पेक्ट्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और इस तरह की चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको कह रहे हो बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, तो उसमें सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन होने चाहिए। ठीक है जी, इसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग और इस तरह की चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो अल्लाह का शुक्र है कि आईकैप ने इसको एक तो खत्म किया, दूसरा आईकैप ने इसमें 2 नई चीजें ऐड की और वो थी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, लिक्विडिटी रिस्क और क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड। ठीक है जी, तो मैं आपको बताऊंगा कि सर इसका इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, लोगों को शायद ये लगता है कि ये बीएफडी का पेपर इसलिए अमेंड हुआ है कि एमएसए 2 के साथ इसको लिंक किया जाए। नो, ऑब्जेक्टिव ये था कि बीएफडी के पेपर को बीएफडी का पेपर बनाया जाए। ठीक है जी, इसके अंदर से वो चीजें निकाल दी जाएं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अच्छा, आप इसके बाद ना एमएसए 2 पढ़ोगे आगे जाके, एमएसए 2 बीएफडी से हल्का सब्जेक्ट है। ठीक है जी, हल्का सब्जेक्ट है। हल्का इन द सेंस ये कि जो टेक्निकल चीजें आप यहां पढ़ोगे वहां उतनी टेक्निकल चीजें नहीं पढ़ोगे। ठीक है, एमएसए 2 का रिजल्ट बीएफडी से सिग्निफिकेंटली ज्यादा अच्छा होता है। उसकी वजह ये है कि सर वहां पर आपको जो सवालात आते हैं वो इतने टेक्निकल नहीं होते, और दूसरा ये वो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है जी, तो ये दिमाग में रखिएगा। सर इस कोर्स में है क्या, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। सर इस कोर्स को आईकैप ने ना 3 हिस्सों में डाल दिया। एक हमारे पास बिजनेस अपरेल सिक्योरिटीज है, ये 40 से 60 नंबर का एरिया है। ठीक है जी, दूसरा हमारे पास कैपिटल एंड इट्स सोर्सेज है, ये 25 से 30 मार्क्स का, और तीसरा हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है। इसमें बेसिकली चेंजेस आएंगे आखिरी वाले। ठीक है, लेकिन आप उसका वेटेज देख लो कितना है। ठीक है जी, अच्छा ये तमाम लोग दिखेंगे यहाँ, जो तुम लोग के टॉपिक डिलीट हो गए वो तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इग्नोर करो उसको। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जिंदगी पड़ी है बेटा। डिसीजन मेकिंग नहीं है भाई। जब एनपीबी के लिए आप कैश फ्लोज निकालते हो तो वो एक इम्प्लाइड बात है कि आप रेलेवेंट कैश फ्लोज ही रखते हो, बस वही चीज है इसके अंदर, नहीं डिसीजन मेकिंग नहीं। ठीक है जी, भाई मेरी आवाज आ रही है? बेहतरीन जी।
अच्छा जी, बड़े हम आगे दोस्त। अब देखें सर, 40 से 60 नंबर का मतलब है ये वो हिस्सा है जिससे जो है वो एग्जामिनर ने सवाल भी अच्छे पूछने हैं और लेंथी क्वेश्चन भी पूछे हैं। अच्छा देखो, एक आई कैप का ना मिजाज रहा है। आप पिछला टाइम का पेपर उठाएं, आई कैप ने उसमें तैयारी की अगला पेपर बनाने की। आई कैप ने उसके अंदर जो सवाल एनपीवी का और मर्जर्स एंड एक्विजिशन का पूछा है वो 1.5 पेज के पूछे। ठीक है जी, इसका मतलब है उसने तैयारी कर ली है कि अगली दफा जब 40 से 60 नंबर देने हैं तो फिर उसमें पूछना भी ठीक ठाक ज्यादा चाहिए था। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। चलो जी सर, अब हम उठाते हैं सर पहला ग्रेड जो 40 से 60 नंबर का है। इस ग्रेड के अंदर हमारे पास क्या है ये हम देख लेते हैं मेरे बच्चों। इस ग्रेड में टॉपिक्स कौन से हैं सर? इस ग्रेड में टोटल 9 टॉपिक हैं। ठीक है जी, इसमें बिजनेस वैल्यूएशन है। बिजनेस वैल्यूएशन के कई तरीके हैं। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है, फ्री कैश फ्लोज है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, वो सारे आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ोगे मर्जर्स, एक्विजिशंस। ठीक है जी, डीमर्जर्स। व्हाट इज मींट बाय डीमर्जर? एक कंपनी 200 में बढ़ जाए। ठीक है जी, स्पिन ऑफ, स्पिन आउट, ये इसी की एग्जांपल्स है डीमर्जर्स की। ठीक है जी, तो ये आपने पढ़ा। डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है जी? कि कंपनी को कितना डिविडेंड देना चाहिए, और कंपनी अपना पहले क्लाइंटेल बनाती है। क्लाइंटेल का मतलब अपना इन्वेस्टर बेस बनाती है कि भाई मुझे किस तरह के इन्वेस्टर्स चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म कंपनी के इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो कंपनी डिविडेंड कम देगी, लेकिन शेयर प्राइस ओवर द पीरियड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो डिविडेंड पॉलिसी में हम ये देखेंगे कि भाई हमारे दो टाइप की थ्योरीज हैं। एक कहती है डिविडेंड देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कहती है कि नहीं, डिविडेंड देने और ना देने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिविडेंड देना भी नुकसानदेह और फायदेमंद है, और कम डिविडेंड देना भी नुकसानदेह और फायदेमंद है। कैसे? आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो आप डिविडेंड 2 रुपए आएगा पर शेयर, 3 रुपए आ गया। एक इंसान ये सोच सकता है बेहतरीन भाई, 3 रुपए का डिविडेंड आ गया, 1 रुपया और ज्यादा आया, कंपनी अच्छा कमा रही है। एक इंसान ये भी सोच सकता है कि जो 1 रुपया कंपनी ने ज्यादा बांटा है, इसका मतलब है कंपनी के पास दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मौजूद नहीं है। तो कंपनी अगर इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है तो वो क्या कर रही है? डिविडेंड दे रही है लोगों को। ठीक है जी, तो सर आप लोगों ने इस डिविडेंड पॉलिसी के चैप्टर में चीजें देखनी है, और एक चीज याद रखना, इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट काफी है। ठीक है, राइट इशू। आप राइट इशू पहली दफा पढ़ोगे इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी, किसके? एक तो आपने कैश में पढ़ा होगा ना, कंपनी राइट इशू कर रही है, ये करने वाले का नहीं, जो राइट इशू परचेज कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, जिसको राइट शेयर्स मिल रहे हैं, वो कैसे चीजों को देखेगा वो आप देखोगे। इसके अंदर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा आगे, यील्ड एडजस्टमेंट। ठीक है जी, वो हम आगे देखेंगे सर। यानी राइट इशू का पैसा किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे लगा जहां से कंपनी को पॉजिटिव एनपीवी मिली, तो कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर चेंज आएगा। ये हमने आगे सारी चीजें देखी है। वैक एक शैतान की आंत है, लेकिन वैक का बेसिक एरिया यहाँ पे, ठीक है जी, एडवांस एरिया आगे दूसरी उसमें आ रहा है। ठीक है जी, जो दूसरा ब्लॉक उन्होंने बनाया, सीएपीएम में इधर यहाँ पर एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू है, राइट इशू है, ये चीजें आप पढ़ोगे यहाँ पे। ठीक है, कौन सा वो गलती से आ गया होगा। अच्छा जी, अभी 8 टॉपिक है सर। इन 8 टॉपिक्स पे हमारा नहीं भी नहीं कोई 40-50% टाइम लगना चाहिए। ठीक है जी, टोटल कोर्स का 40-50% टाइम इस पे लगेगा। ठीक है जी, अच्छा जी, बड़े से आगे कॉपी कर लिया, कर चुका पक्का? अच्छा जी सर, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका कैपिटल एंड सोर्सेस का, ये है 25 से 30 मार्क्स का। अच्छा देखो यार, आमतौर पे जो लोअर और अपर लिमिट होती है ना, उसमें गैप अच्छा खासा होता है, इसमें गैप ही नहीं है। 25 से 30, पिछले वाले में देखो 40 से 60 है। इसका मतलब एग्जामिनर वहां पर चीजों को मोल्ड करेगा, यहाँ नहीं करेगा। यहाँ कम से कम एक सवाल 25 मार्क्स का बन के आएगा, या 2 सवाल 15-15 नंबर बन के आएंगे। ठीक है, ये दिमाग में रखना। क्यों? ठीक है, क्योंकि हमारा लोअर ग्रेड, और ये याद रखना बीएफडी का एग्जामिनर ग्रेड को 100% फॉलो करता है। ठीक है जी, ये कैफ के एग्जामिनेशन नहीं है कि वो ग्रेड को फॉलो नहीं करता, नहीं, यहाँ 100% ग्रेड फॉलो होती है। ठीक है जी सर, इसमें कौन कौन से टॉपिक है हमारे पास? इसमें हमारे पास सर 5 टॉपिक्स हैं। कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, ठीक है जी, कैपिटल राशनिंग है, एसेट रिप्लेसमेंट है, सेंसिटिविटी एनालिसिस है, और पोर्टफोलियो सिलेक्शन है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज भी हम यही पढ़ेंगे। यानी ये और ऊपर वाला एरिया काफी कनेक्टेड है।
इनमें से टॉपिक बाइफरकेट करना बहुत मुश्किल है। एक टॉपिक का एक पार्ट ऊपर वाले हिस्से में आ रहा है तो दूसरा पार्ट नीचे वाले हिस्से में आ रहा है। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो लगभग कोई 65 से 90 मार्क्स का पेपर इन्हीं दो एरियाज से बन के आना है। ठीक है जी। इसमें से हम पहले क्या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम पढ़ चुके हैं। वेरी गुड सर। बच्चों वाली चीजें हम ऑलरेडी नीचे कॉस्टिंग में देख चुके हैं, एनपीवी, आईआरआर, इस तरह की चीजें हम देख चुके हैं। पढ़े आगे, कर लिया कॉपी मेरे बच्चों? अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है सर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का एरिया। ये भी 20 से 25 मार्क्स का है। एक सवाल इससे बन के आता है हमेशा, और लेटली एग्जामिनर ने दबा के एसीसी के सवाल इसमें पूछे। ठीक है जी, इस एरिया में एसीसी P4 के दबा के एग्जामिनर ने सवाल पूछे। ठीक है जी, तो हमारा कवरेज एरिया भी एसीसी P4 ही होगा, क्योंकि सर अगर आप 2 साल पीछे चले जाओ तो फॉरेक्स के बहुत आसान सवाल आते थे, बहुत आसान बच्चों वाले सवाल आते थे। सर रिसेंटली 3-4 अटेम्प्ट्स में उस बंदे ने सवाल पूछना शुरू किए जिसकी फ्रीक्वेंसी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है, और एसीसी P4 में फॉरेक्स का एरिया ठीक ठाक तगड़ा एरिया है। वहां 25 मार्क्स का एक सवाल आता है फॉरेक्स का। आई कैप के एग्जामिनर ने वो सवाल उठाना है, उसमें से अंग्रेजी थोड़ी काट पीट के 20 नंबर का सवाल पूछ लेना है। ठीक है जी, तो दिमाग में रखना ये एरिया मुश्किल है, पहले बहुत आसान था, पहले बहुत आसान था। ठीक है जी। सर इसमें है क्या हमारे पास? सर इसमें हमारे पास करेंसी रिस्क मैनेजमेंट है। क्या क्या पढ़ोगे इसके अंदर? करेंसी के फॉरवर्ड्स, करेंसी का फ्यूचर, ना ना ना, करेंसी का फ्यूचर, करेंसी का फॉरवर्ड, करेंसी के ऑप्शंस। ठीक है जी, और सर मेरे पास फॉरेन करेंसी स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे से होने से कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ऊपर नीचे होगी, तो सर इंटरेस्ट रेट में हम क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड। ठीक है जी, यानी एफआरए। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, सर इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, सर स्वैप्स, सर स्वैप्शन। ये क्या होता है? ये क्या है? स्वैप्शन क्या है? स्वैप्शन क्या होता है? स्वैप और ऑप्शन का मिलाप, ऑप्शन टू एंटर स्वैप। आपकी मर्जी, आप स्वैप में घुसो ना घुसो, इस चीज का डेरिवेटिव, ये चीजें आप पढ़ोगे इसके अंदर। सर ये दो चीजें एंटायरली न्यू, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ठीक है जी, ये दो चीजें एंटायरली न्यू हैं। ठीक है जी, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट में कैश फ्लो फोरकास्ट आएगा, क्या आप अपने कैश फ्लोस को कैसे मैनेज करते हो। ठीक है जी, डेट फैक्टरिंग आएगी। ठीक है जी, कैश फ्लोस फोरकास्टिंग, और पीछे कैसे जाएगी? फिर हमारे पास है इसके अंदर डेट फैक्टरिंग, यानी अपने डेट को बेचना, अपने रिसीवर्स को बेचना। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में अभी तक आई कैप ने सिर्फ जो चीजें लिखी है ना, वो अपेरेंटली थ्योरेटिकल है, अनलेस कि आई कैप इसके ऊपर ठीक ठाक कोई सवाल बना के पूछे, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि आई कैप ने इसमें पूछना क्या है। क्या सीएमए रिवाइज करना होगा? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा काम है बेटा, सारी चीजें मैं खुद यहाँ करवाऊंगा आपको। ठीक है जी, आपको कोई खुद से काम करने की जरूरत इसके अलावा करने की जरूरत नहीं, जो यहाँ दूंगा वो आपने करना है। ठीक है जी, ये याद रहेगा मेरे बच्चों को, ये कॉपी कर लिया हो तो हम आगे बढ़ जाए। अच्छा देखो, हमने कोर्स डिस्कस कर लिया, मुझे बताओ इसमें किस एरिया पे ज्यादा मेहनत की जाए, किस पे कम की जाए? यार अगर आपने एक भी एरिया छोड़ा ना तो आपके 25 से 30 नंबर जाएंगे। मतलब आप किसी एरिया को छोड़ने की कॉस्ट देख रहे हो कितनी ज्यादा है। ठीक है जी, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा इंसेंटिव क्या है कि पहला एरिया अच्छा कर लो, बहुत अच्छा, और तीसरा एरिया अच्छा कर लो तो आपका काम बन जाएगा। दूसरे एरिया में कंपैरेटिवली चीजें बहुत लेंदी हैं, ठीक है जी, ज्यादा हैं, यहाँ पर चीजें ज्यादा नहीं है तीसरे वाले एरिया में, लेकिन अगेन आपने इसमें से एक चीज भी नहीं छोड़नी, एक चीज भी नहीं छोड़नी। और कितने महीने का कोर्स है? सर हमारा कोर्स जाएगा तकरीबन जैसे जून में हमारे एग्जाम है तो हम अप्रैल के एंड पे इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, अब तो बहुत आसान है अप्रैल के एंड तक खत्म करना। ठीक है ना, अब काफी काफी कोर्स कम हो चुका है। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा ये मैंने आपको बता दिया। सर ओवरऑल बीएफडी
में सिर्फ मैक हटा है या कुछ ऐड भी हुआ है? देखो ये एरिया ऐड हुआ है ना, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है जी। सर नोट्स ईटीसी कहाँ मिलेंगे? अच्छा, इस पे हम बात कर लेते हैं। अप्रैल 2023 नहीं भाई, 22 क्या हो गया? ऑब्वियसली 2022 साढ़े चार महीने का कोर्स है। अच्छा जी, बोर्ड पे देखना दोस्त, ये कर लिया कॉपी? अच्छा जी सर, आप रिजल्ट देखिएगा सर, उसको अच्छे तरीके से देखना सर। आप एक चीज नोट करना, ये इससे ऊपर के हिस्से में ना कोर्स कम था, रिजल्ट आते थे 10%, 12%, 11%, 10%, 12%, 11%। इसके बाद कोर्स डबल हो गया, रिजल्ट बेहतर हो गया। क्यों? क्योंकि आई कैप ने पेपर की क्वालिटी हल्की कर दी, मुश्किलात कम कर दी, सवालों में जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो हल्के कर दिए। क्या लोग ज्यादा पढ़कर आ रहे हैं, मजबूरी है उनकी, तो उन्होंने क्या किया, कुछ सवाल तो ऐसे पूछे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के वो मॉड्यूल डी वाले बच्चे को दे दो तो वो कहेगा इससे ज्यादा मुश्किल सवाल तो मॉड्यूल डी में आता है, ठीक है जी। मर्जर एंड एक्विजिशन के बड़े प्रिडिक्टेबल सवाल आने लगे, ठीक है जी। तो ये वो एरिया, ये वो टाइम है जिसमें आई कैप ने काफी हल्का रखा चीजों को। आप ऊपर देंगे कोर्स कम है, रिजल्ट खराब है, नीचे कोर्स ज्यादा है। अच्छा, जनरली बीएफडी के पेपर में 5 नंबर की थ्योरी आती है, एक अटेम्प्ट में 35 नंबर की थ्योरी आ गई। कितने मार्क्स की? कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था उसके लिए, बताओ कौन से अटेम्प्ट होगी? विंटर 20 सर, उसमें 49% रिजल्ट आ गया। थ्योरी भी बहुत आसान थी। आई कैप ने उसके बाद से थ्योरी पूछना, समर 2021 में 1 नंबर की भी थ्योरी नहीं है, और आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है जी। और अभी जो पेपर गुजरा है एक हफ्ता पहले, उसमें 5 से 6 मार्क्स की थ्योरी है, ठीक है जी। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इस पेपर में बड़ा वेरिएबल रहा है, ठीक है जी। तो सर जितने टॉपिक हम कवर करते जाएंगे, हम पहले इस पे इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी मैंने कोशिश ये की कि सारे टॉपिक्स के अंदर हम थ्योरी का एस्पेक्ट लाजमी ऐड करें और उसको लाजमी लाजमी जो है वो लेके चले, ठीक है जी। तो ये दिमाग में रखिएगा मेरे बच्चों, ये हमारे रिजल्ट्स हैं सर। अब मुझे एक बात बताओ सर, कोर्स छोटा है तो उसका मतलब है मेरे लिए कौन से वाले रिजल्ट ज्यादा रेलेवेंट है? ऊपर वाले रिजल्ट, ठीक है जी। अब हम बीएफडी के पास पेपर सॉल्व करेंगे, और बीएफडी के पास पेपर आप लेट करीब अटेम्प्ट्स को सॉल्व करोगे ना, उसमें कुछ अच्छे सवाल भी है, लेकिन बाकियों में आपको नजर आएगा यार सही है, मैं 70-80% कर लेता हूँ सवाल, लेकिन जब मैं आपको दूंगा ना एसीसी P4 का एक क्वेश्चन, 3.7 का एक क्वेश्चन, वो लेंदी होगा, डाटा ज्यादा होगा, मैनेज करना मुश्किल होगा। बीएफडी में सबसे बड़ा मसला क्या होता है पता है? पेपर में लोगों को एक तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है जी, लेंदी बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा बीएफडी में लोग प्रैक्टिस नहीं करते यार। अभी मैं आगे मैंने डिस्कस करूंगा फेलियर का रीजन क्या है। सर इस दफा एक्सपेक्टेड रेशो कितना लग रहा है आपको? ये तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप पढ़ाते हो, बच्चा पेपर दे के आता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं आता, ठीक है जी। इस दफा यार मतलब जैसे हमने मार्केट में को 1.25 महीने पहले कोर्स खत्म कर दिया था, ऑलमोस्ट सारे टीचर ने सवा महीना महीना पहले सबने कोर्स कंप्लीट कर लिया था। क्यों? रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है सबके पास, कुछ एरिया लोग पढ़ा देते हैं, कुछ रिकॉर्डेड दे देते हैं, और मेजॉरिटी बच्चा, लास्ट टाइम वी हैड मोर देन 300 स्टूडेंट्स इन बीएफडी, और क्लास लेने आते थे 20 लोग, ये ऑनलाइन फिजिकल मिला के बता रहा हूँ, ठीक है जी। 18 लोग, 19 लोग, और एंड में आके 9 लोग रह गए थे, ठीक है जी। उन 9 ने भी एक सर रिकॉर्डेड दे दें, ठीक है जी, हम कर लेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो रिकॉर्डेड पे जाएं, ठीक है जी, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। अच्छा जी, सवाल स्टार्ट कहां से करना है सबसे बड़ा मसला है। बीएफडी में, मैक में, कॉस्टिंग में फॉर्मेट नहीं होता, कोई सवाल सॉल्व करने का कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। वहां आपका दिमाग लगाना चाहिए आपको। अच्छा, आपको पता है कि अकाउंटिंग के अंदर कंसोलिडेशन बनानी है, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, नेट एसेट्स निकालने हैं आपको, ठीक है जी, ग्रुप रिजर्व की वर्किंग बनानी है, तो आप एटलीस्ट वो ढांचे भी खड़े कर देते तो 3-4 नंबर उसी में मिल जाते, ठीक है जी। यहाँ तो सब कुछ मट्टी होता है, उसमें से ढांचा निकालना और फिर उस पर गोश्त लगाना, ये बड़ा मसले वाला काम, ठीक है जी। और दूसरा सर ये याद रखना, इसका एग्जामिनर सिर्फ सवाल बनाता है, वो खुद सॉल्व भी मेरे ख्याल में पेपर देने के बाद करता है,
उसको पता चलता है अच्छा 4 घंटे में सॉल्व हुआ, ओहो कोई मसला नहीं है। क्या पूरा आप लाइव पढ़ाएंगे या रिकॉर्डेड देंगे, इस पे हम बात कर लेते हैं। मेरा इरादा पूरा लाइव पढ़ाने का, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग के ऊपर मतलब जो अपना लाइव रिकॉर्डेड देंगे और क्या कह सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन शॉप में अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल कर देना बेटा। अच्छा जी, सर हमारी अप्रोच क्या होगी, सर किस तरह हम लेके चलेंगे ये देख लो। हर टॉपिक जो स्टार्ट होगा उसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको देंगे। एक इलस्ट्रेशन होगी, 4-5 छोटी-छोटी इलस्ट्रेशन होंगी मेरी अपनी बनाई हुई, वो मैं आपको दूंगा। फिर मैं आप अपने बनाए हुए क्वेश्चन जो सारे पास पेपर्स को देखने के बाद मैंने खुद बनाए मल्टीपल चीजों को ऐड करके, वो मैं आपको दूंगा। इससे ये होगा कि सर वो मुश्किल होंगे, थोड़े टफ होंगे ही बनाए के आपके पेपर से भी टफ होंगे। वो करने के बाद सर हम अदर अकाउंटेंसी बॉडीज के पेपर देखेंगे और फिर हम आई कैप के पास पेपर देखेंगे। और आई कैप के पास पेपर 2005 और 2021 तक हमने देखना है। लेकिन इसमें एक एरा है 2010 से लेके 2013 तक का, ये वो एरा है जिसके अंदर बेपनाह गलतियां सोल्यूशन है, ठीक है जी। थोड़ी बहुत चीजें सही है, ठीक है जी, गलतियां बहुत ज्यादा है। तो सर मैंने उसके अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं, ठीक है जी। तो वो हम देखेंगे। बीएफडी पढ़े पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो अब रेलेवेंट हैं, हाँ रेलेवेंट है, लेकिन ये कि मैं प्रेफर करूंगा कि जिस बच्चे ने इवन लास्ट टाइम पढ़ा पेपर नहीं दिया था, उसके पोर्टल में हम नए लेक्चर्स डालेंगे, वो नए से चीजें देख लें, क्योंकि नए वाले लेक्चर्स थोड़े से ज्यादा एडवांस होंगे, ठीक है जी। ये मैं इंश्योर करा दूंगा बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जहां पर डायरेक्ट एक्सेस, मैं बता देता हूँ बेटा, सारी चीजें बता देता हूँ, अभी तो 2 मिनट से रुक जाओ बस। अच्छा जी, सर हमारे जो खतरनाक किस्म के फैक्टर्स है ना, ये डे 1 पे हम क्लियर कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है और हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। जो हमारा एक्सपेक्टेशन गैप है ये डे 1 पे एलिमिनेट हो जाना चाहिए, ठीक है जी। नंबर 1, भाई ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ठीक ठाक टेक्निकल चीज है। जिस बंदे का मैथ्स में दिमाग नहीं चलता उसके लिए सब्जेक्ट नहीं है, उसको ठीक ठाक प्रॉब्लम होती है, ठीक है जी। जिसको परसेंटेजेस से चिढ़ है, जिसको रेशियोज से चिढ़ है, ठीक है जी, जिसको मतलब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आता कि फला रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ग्रॉस अप कर दो, नेट कर दो, ठीक है जी। तो उस बंदे को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इशू रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको कैलकुलस आना चाहिए, उसको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, उसको मैट्रिसेस आना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उसको सिंपल बेसिक अर्थमेटिक आनी चाहिए और उसका दिमाग लगना चाहिए, ठीक है जी, दिमाग लगना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज सर, प्रैक्टिसिंग द रॉन्ग सेट। देखिए कोर्स चेंज हुआ है, ये दिमाग में रखिएगा। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मार्केट में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, या तो वो बहुत पुराने या वो पिछले कोर्स से रिलेटेड है, ठीक है जी। और पिछले पास पेपर्स में भी अच्छे खासे सवालात ऐसे हैं कि मैथ के कभी पेपर में 1 सवाल है, कभी 2 सवाल है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सर आपने किस तरीके से चीजें लेके चलनी है। आज की क्लास के एंड पे आपको मैं एक एनालिसिस दूंगा कि पास पेपर्स में कौन सा टॉपिक कितनी दफा किस फ्रीक्वेंसी के साथ पूछा गया, ठीक है जी। वो पास पेपर एनालिसिस में आपको दे दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर सर इसके अंदर एक बड़ा अजाब है। एक अटेम्प्ट में आईकर ने सवाल पूछा सीएपीएम का, सीधा सवाल, उसका सॉल्यूशन आया, लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया, सभी ठीक है, मेक सेंस, सॉल्यूशन सही है। अगली दफा एग्जामिनर ने उसमें सिर्फ एक चीज का इजाफा कर दिया, एक नंबर सिर्फ इजाफा कर दिया, सवाल वैसे ही पूछा, सॉल्यूशन एंटायरली डिफरेंट। तो जो बंदा एक ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएगा ना, कि आइंदा के बाद जब इस तरह का सवाल आएगा तो मैं उसमें ये करूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूं सर, मर्जर्स, एक्विजिशंस, वैट, इनके सवालात हर अटेम्प्ट में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ध्यान में बिठा लें कि मैं जाऊंगा तो मैं ये 5 काम करूंगा तो इंशाल्लाह मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा, नहीं होगा सर। अपना दिमाग आपने खुला रखना है, हर अटेम्प्ट का सवाल पिछली अटेम्प्ट से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा, ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना है और प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस किस लिए करेंगे हम यहाँ पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिनेरियो हम देखते जाए, ठीक है जी। और कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करेंगे कि जो भी सिनेरियो आए तो उसमें मेरे दिमाग की जो है वो बत्तियां चलती रहे, मैं काम कर सकूं, ठीक है जी। 2 मसले, प्रैक्टिस प्रैक्टिस नो कॉन्सेप्ट, और ओनली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नो प्रैक्टिस, ये दोनों बीमारियां हैं, ये दोनों बीमारियां सर। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नजर आएंगे कि जी दबा दब प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, बगैर देखे समझे सुने सवाल उठाते हैं, 15-20 मिनट उस पर लगाते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, स्कैन करते हैं, हाँ हो गया, ठीक है जी। कितने मैंने 20 अटेम्प्ट के पास पेपर सॉल्व किए, कैसे सॉल्व किए,
शुरू का 20% सॉल्व किया, बाकी सोल्यूशन देख के बिठा लिया कि ऐसे ऐसे करना होगा। तो पेपर में आपको ऑडिट करने के लिए नहीं दिया जाएगा कि सोल्यूशन का ऑडिट करो, आपको सवाल दिया जाएगा कि इसको सॉल्व करके दो। ठीक है जी। तो दिमाग में रखिएगा कि कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड करना है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रैक्टिस आपकी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। सर मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे, मेरी प्रैक्टिस नहीं है, आप पूरा पेपर करके नहीं आ पाओगे, फंसोगे आप पेपर में, हाथ नहीं चलेगा। चाहे भले आपका दिमाग और कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, सर मैंने प्रैक्टिस बहुत की है लेकिन मुझे फील होता है कि मुझे कुछ नहीं आता, हर सवाल ही अलग होता है। तो मैं आपको बताऊं, आप ICAP में पेपर के सवाल शुरू ही नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, प्रैक्टिस नहीं है, खत्म नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस बहुत की है, कॉन्सेप्ट नहीं है, शुरू ही नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो सर ये बीमारी आपने दिमाग में रखनी है कि आप इसका इलाज करवाएं। ठीक है जी। अच्छा जी सर, फिर भाई हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, प्रैक्टिस करनी है, कांस्टेंट रिवीजन करना है। हमारा हमने एक जमाने में लिया एक टेस्ट, एक पेपर लिया हमने, क्विज लिया हमने 2 अटेम्प्ट पहले जब ऑनलाइन चल रहा था। तो हमारे पास उस वक्त को 350-400 के करीब बच्चा था और हमने उनका क्विज लिया। हमने कहा क्विज है भाई, ऑनलाइन देंगे, जमा भी ऑनलाइन करा देना। माशाल्लाह 350-400 में से 11 बंदों के क्विज वापस आए। तो उसके बाद सीधी सी बात है यार, आप एक बंदे को हायर करते हो यार, ये चेक करेगा, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो चीजें चेक करेगा। उसको हमने दी 11 कॉपियां, उसने कहा ये क्या है। हमने कहा इतने ही लोग हैं जो खुद से समझते हैं कि हम पेपर देने के लिए तैयार, बाकी लोग तो भाई मैं हर दफा पोर्टल पे एक क्विज डाला करूंगा, हर 2 हफ्ते बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन डाला करूंगा। ठीक है जी। आप अगर मेहरबानी करेंगे उसको जमा कराने में, मैं आपको चेक करके दे दूंगा। आप नहीं कराओगे, सर क्विज का टाइम कितना है, जब भी आपका दिल करे क्विज डाउनलोड करो, सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाओ। ठीक है जी। आपको चेक होके मिल जाएगा। हम हफ्ते में एक दिन बैठ के देख लिया करेंगे कि पोर्टल पे कितने मुजाहिद ऐसे हैं जिन्होंने सॉल्यूशन डाल दिए। ठीक है जी। अच्छा जी सर, पहले मैं मैनुअल देता था सबको सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है जी। बच्चों ने बहुत एतराज किया कि नहीं सर आप हार्ड कॉपी में मैनुअल दें, हम ये ICAP लेके जाएंगे। वो मैनुअल ऐसा होना चाहिए कि उसमें सारे पास पेपर्स भी होने चाहिए। वो मैनुअल ऐसा हो कि सर उसके बाद हमें और किसी किताब की जरूरत ना पड़े, उसके अंदर फॉर्मूले की समरी भी हो, उसके अंदर सब हो। तो यार उसमें काम चल रहा है और वो कंप्लीट होगा दिसंबर के एंड तक, और प्रिंटिंग में जाएगी तो सर 10-15 दिन उस पर और लग जाएंगे। ठीक है। लेकिन मैं इस अटेम्प्ट में आपको ये वादा कर रहा हूं कि मैं आपको प्रिंटेड बुक दूंगा। ठीक है जी। क्या ये प्रिंटेड बुक हमें खरीदनी पड़ेगी? हाँ खरीदनी पड़ेगी। और अगर सर मैं कितने की होगी? 600-700 रुपए की होगी। ठीक है जी। सर अगर हम शहर के बाहर रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, तो फिर आपको कोरियर चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे 200-150 रुपए। ठीक है जी। लेकिन आपको हम पहुंचा देंगे, आप टेंशन नहीं लेना। ठीक है। इन द मीनवाइल सर आप क्या करेंगे? इन द मीनवाइल हम 2 हैंडआउट्स आपको देंगे जो जनवरी के एंड तक के लिए हमारे लिए सफिशिएंट होंगे, और ये उसी किताब में से होंगे जो हम बना रहे हैं। ठीक है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। पक्का जी। PDF भी देंगे भाई, PDF भी देंगे, दोनों चीजें देंगे। हम किताब पे कमाई करने के लिए नहीं बना रहे। ठीक है जी। BFD ओपन बुक है, इसलिए रिलेटेड गाइड बिल्कुल देखो, BFD ओपन बुक है, आप कोई से 3 किताबें लेके जा सकते हो। और जनरली लोग क्या करते हैं, एक स्टडी टेक्स्ट ले जाते हैं, एक पास पेपर ले जाते हैं जो जनरली पैक वालों ने बनाए हुए, और फिर तीसरी किताब टीचर की ले जाते हैं। तो टीचर ने समरी किताब बनाई होती है जिसमें फॉर्मूला लिखे होते हैं। अच्छा है। फॉर्मूला बुक का फायदा होता है, थ्योरी का फायदा हो जाता है। अगर कोई थ्योरी ऐसी आ गई जो आप नहीं पढ़ कर गए, वहां फायदा हो जाता है जी। हाँ ये किताब आप लेके जा पाओगे पेपर में। ठीक है ना। ये आपको मैं फोटोकॉपी करा के नहीं दूंगा। ठीक है। प्रिंटेड होगी ये बाकायदा। ठीक है ना। पूरी थ्योरी होगी बेटा, मुकम्मल किताब होगी जी। अपनी कॉपी ले जाने से बेहतर है उसको एग्जामिनर को बोलो पेपर घर पे दे जाएगा। नहीं, कॉपी नहीं लेके जा सकते। उस पर रिटर्न कोई चीज नहीं होनी चाहिए, हाथ से लिखी हुई कोई चीज, तभी उन्होंने प्रिंटेड की कंडीशन लगाई है ना। ठीक है जी। तो आप फोटो स्टेट ले जा सकते हैं एग्जाम में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा, फोटो स्टेट नहीं लेके जा सकते। तक यार जब 3 किताबें देने की इजाजत रखी थी तो फोटो स्टेट देने में क्या मसला था? मतलब कागज एक बाइंडर में लगाओ तो अलाउड है, बाइंडर में ना हो तो अलाउड नहीं है। पता नहीं कौन इस तरह के डिसीजन ले रहा होता है वहां पे बैठ के। ठीक है जी। कोई सेंस ही नहीं है इस चीज के अंदर। आप ICW में चले जाओ, वो आपको कहते हैं अपना रजिस्टर भी लेके आ जाओ बस तुम लोग खाली लेके। ठीक है ना। हमारे यहाँ नहीं, ये वाली किताब नहीं चाहिए, वो वाली नहीं चाहिए। अच्छा जी सर, हमारे व्हाट्सएप के नए 2 ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप ऐसा ग्रुप होगा जिसमें सिर्फ आप मुझसे सवाल पूछने के लिए उसको यूज करोगे,
उसके अंदर आपस में इंटरेक्शन नहीं होगी। आपने आपस में इंटरेक्शन की मैं निकाल दूंगा आपको, ठीक है ना, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। जो आप सवाल पूछोगे उसका जवाब मैं आपको दूंगा, ठीक है जी। दूसरा ग्रुप ऐसा होगा जिसमें मिक्स चल रहा होगा सब कुछ, टाइम टेबल्स भी शेयर हो रहे होंगे, जैसे एक नॉर्मल स्टडी का ग्रुप होता है वो हम लेके चलेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो पहला वाला ग्रुप है मैं उसको कन्फाइंड रखना चाहता हूँ कि उसके अंदर सिर्फ वो क्वेश्चंस आए जो टीचर से आपने पूछो, ठीक है जी। अच्छा, वो भी कोर्स से रिलेटेड, ठीक है जी। सर आपकी तबीयत ठीक है, सर किताब कब मिलेगी, सर क्लास का टाइम क्या है, ये पहले वाला ग्रुप है। दूसरे वाले ग्रुप को हम इसलिए कन्फाइंड करके रखेंगे ताकि बाद में मैं उसको पोर्टल के ऊपर डाल सकूं उसकी ऑडियो से, ठीक है जी। हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन आंसर का जो है वो ऑडियो भी बन जाए हिसाब किताब, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने देखना है, ठीक है जी। वो एफएफआर का भी बना देते हैं, एफएफआर का भी इस तरह बना देते हैं, ये अच्छा आइडिया है ज़हन में। अच्छा जी, दूसरी चीज सर, बड़े एक स्टेप आगे, रॉकेट हो गया सर सारी चीजें। हम आते हैं जनाब अपने पहले टॉपिक पे, ठीक है जी। प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना। जी मेरे बच्चों, असर का ब्रेक, अब ये इस पे बात कर लेते हैं कि जी आपकी वीकली क्लासेस कितनी होंगी। अच्छा जी सर सुनिएगा दोस्त, अब देखो मैंने इस दफा कोशिश ये करनी है कि हम वीक में, वैसे जनरली हम 4 क्लासेस रखते थे, लेकिन हम वीक के अंदर रखेंगे सिर्फ 3 क्लासेस, ठीक है। हम वीक के अंदर 3 क्लासेस रखेंगे। एक क्लास हमारी होगी फ्राइडे, एक क्लास हमारी होगी सैटरडे, एक क्लास होगी हमारी संडे, ठीक है जी। शुरू के 2 महीने हम टाइम टेबल यही रखेंगे। हाँ, इसके साथ साथ हर दूसरी क्लास के बाद कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे जिसकी मैं रिकॉर्डिंग डाल दिया करूंगा। वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करना जब आपके पास टाइम, ठीक है। और वो क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर आप अगला लेक्चर ले सकते हो। देखो मेरे पास ये भी ऑप्शन था कि मैं वो कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर रिकॉर्डेड डाल दूं और फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि नहीं देख के आओगे तो अगली क्लास नहीं ले पाओगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फॉर्म के काम में फंसे हुए होंगे और वो लेक्चर नहीं देख पाए, अगली क्लास में उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये नहीं होगा, आपकी हर अगली क्लास दूसरे से कनेक्टेड होगी, आपको समझ आ रहा होगा सब, ठीक है जी। जो अलग से मैं एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड सेशन डालूंगा, वीक का 1 या वीक के 2, वो होंगे सिर्फ बड़े क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, ठीक है जी। आप घर में बैठ के उसको सॉल्व करना चाहे आराम से करें और वीडियो सॉल्यूशन देखें, ठीक है जी। कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट मैं आपको रिकॉर्डेड नहीं दूंगा, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा और उसका रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम क्लास 4:30 तक रखिए, ठीक है, उसको हम स्वैप कर लेंगे। 2 से 4 आपकी क्लास आती है, ठीक है जी। भाई फ्राइडे वाले दिन हमारी क्लास होगी 7 से 9:15, सैटरडे वाले दिन होगी हमारी 2 से 4, और संडे वाले दिन भी हमारी क्लास होगी 2 से 4 या 2 से 4:30, ठीक है जी। तो मुझे आप लोगों ने वीक में तकरीबन कोई 7 घंटे के करीब देना है, और मैं कोई 2 घंटे जो है वो रिकॉर्डेड डालूंगा। ये 2 महीने चलेगा टाइम टेबल। 2 महीने बाद अगर मुझे लगता है कि हमारी पेस कम है, चीजें कम कवर हुए, तो मैं चौथी क्लास ऐड करूंगा, जो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि हम ऐड करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि जितना कोर्स है और जितने डिटेल में पढ़ाना चाहिए वो कवर हो जाएगा हमारा। सर टोटल आवर्स कितने लगेंगे आपके? सर रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन मिला के कोई 250 घंटे का कोर्स होगा, ठीक है जी। 100 क्लासेस कम से कम लगेंगी, 110 115 क्लासेस। और अगर एक क्लास का मैं एवरेज ड्यूरेशन सर 2.25 घंटे का रखूं तो आराम से 250 घंटे बन जाते, ठीक है जी। सेट है जी। एफएफआर भी 3 दिन, बीएफडी भी 3 दिन, ठीक है जी। जनाब कोई और सवाल तो हम आगे के पहले टॉपिक पे आ जाए, ठीक है जी। बच्चे कह रहे हैं कि नमाज पढ़नी, तो आप लोग नमाज पढ़ लें। मैं 6-7 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, फौरन से असर की नमाज पढ़कर आ जाए, नहीं तो गुनाह मुझे मिलेगा फिर इसका। इनके अलावा बाकी दिन छुट्टी है, ठीक है सर। अपने पास हेडिंग डालेंगे आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का। सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब क्या है सर, कि कंपनी को पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं सर इसके लिए, और से देखिएगा दोस्त। सर इस पूरे कोर्स में हम ये पढ़ेंगे
कि हमारे पास पैसा आता है कहां से? शेयर होल्डर से और डेट होल्डर से, यानी बैंक से हम लोन लेते हैं। या पैसा शेयर होल्डर देगा या पैसा डेट होल्डर देगा, ऐसे ही है। से एक कंपनी में 100 रुपए कंट्रीब्यूट किए शेयर होल्डर ने, 50 रुपए कंट्रीब्यूट किए डेट होल्डर। टोटल कितने पैसे हो गए? सो मतलब है कंपनी के टोटल एसेट्स मिला के 150 रुपए गया। कंपनी को शेयर होल्डर्स ने कहा भाई हमें रिटर्न चाहिए 15% का, डेट होल्डर्स ने कहा भाई हमें 10% का सूद चाहिए। भाई शेयर होल्डर को सुरखाब के पर लगे में को ज्यादा रिटर्न मांग रहा है, इसलिए कि वो रिस्क ले रहा है। पहले सूद पे होगा, उसके बाद डिविडेंड पे होगा। और अगर सर प्रॉफिट नहीं हुआ तो सूद तो पे होगा ही होगा, डिविडेंड शायद ना पे हो। तो सर इसका मतलब है शेयर होल्डर रिस्क ले रहा है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो भी उसको बाद में प्रॉफिट मिलेगा, पहले डेट होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर सर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसको नहीं मिलेगा कुछ भी। ठीक है जी, लेकिन 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 डेट होल्डर को उसका सूद मिलता रहेगा। तो मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, अब ये 150 रुपए मेरे पास है, इस 150 रुपए पे कंपनी ने कितनी कमाई करके देनी? सर 100 रुपए पे कंपनी ने कमाई करनी है 15%, और 50 रुपए पे कंपनी ने कमाई करनी है 10%। तो बताओ कंपनी ने 150 रुपए पे टोटल कमाई कितनी करनी है? 150 रुपए पे टोटल कमाई कितनी करनी है? 15 और 5 कितने? 20। देखो 150 पे अगर मैं 20 रुपए कमाने जाऊं तो कितने % रिटर्न कमाना है मुझे? 13.33। इसका मतलब यार कंपनी को ये पैसा जहां भी इन्वेस्ट करना है 13.33% का रिटर्न मिलना चाहिए, ताकि कौन खुश हो सके? शेयर होल्डर भी खुश हो जाए और डेट होल्डर भी खुश हो जाए। तो कंपनी का दूसरा टास्क क्या है? पैसे जमा कर लिए, दूसरा टास्क क्या है कि 150 रुपए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डाल दे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डाल दे। अज्यूम करो मेरे पास प्रोजेक्ट एक्स मौजूद है, प्रोजेक्ट एक्स मुझे रिटर्न देगा 18% का, मैं इससे मांग कितना रहा हूं? 13.33। क्या मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, जितना हो सके इन्वेस्ट कर दो। ठीक है जी। एक प्रोजेक्ट वाई है, सर ये रिटर्न दे रहा है 16% का, क्या इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। आपको जितना अवेलेबल पैसा है बचा हुआ है इसमें इन्वेस्ट कर दो। पहले एक्स को फिल करो, फिर पैसे बचे तो वाई में डाल दो, फिर जेड है 12% का रिटर्न दे रहा है, क्या करूं? नहीं सर यहां पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करें भाई? खाली छोड़ दें, नुकसान करें? नहीं सर, पैसा आप अपने शेयर होल्डर और डेट होल्डर को क्या करो? वापस दे दो, और कहो कि भाई हम इस पे कमाई नहीं कर सकते हैं, हम इस पे कमाई नहीं कर सकते हैं, जो आप कमाना हमसे हमसे कमाना चाहते हो हम वो नहीं कमा के दे सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, कंपनी के जिम्मे 2 काम, पैसे जमा करना, पैसे इन्वेस्ट करना। पैसे जमा करना, पैसे इन्वेस्ट करना। जमा किससे करेंगे हम? शेयर होल्डर और डेट होल्डर से। इन्वेस्ट कहां करेंगे? डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में करेंगे, और ये देखेंगे कि इससे हमारा शेयर होल्डर और डेट होल्डर का रिक्वायर्ड रिटर्न मीट होता है या नहीं। इसका मतलब है सर हमारा पूरा कोर्स 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक है फाइनेंस को अरेंज करना और दूसरा है फाइनेंस को इन्वेस्ट करना। ऐसा आधा कोर्स हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन पे है, आधा कोर्स हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजन पे है। ऐसा शेयर कैपिटल को वापस नहीं किया जाता बेटा, हम अज्यूम करते हैं कि हम डिविडेंड की फॉर्म में इसको वापस कर सकते हैं। ठीक है, क्या पाकिस्तान में ये चीजें अलाउड हैं? पाकिस्तान में शायद नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली ये चीजें अलाउड हैं। हम जो है ना वो जब इस तरह के सवाल देख रहे होंगे ना तो हम उसमें रिकमेंडेशन देंगे कि कंपनी को कैपिटल रिडक्शन प्लान पे जाना चाहिए, कंपनी को पैसे वापस कर देने चाहिए। ठीक है जी, तो इस तरह की चीजें होंगी, शेयर्स कैंसिल कर देने चाहिए, लेकिन अभी हमने बहुत आगे जाके देखना है। हाँ जी, तो मुझे बताओ हमारे सर 2 ऑब्जेक्टिव है कंपनी के, एक तो जो पैसे मिल रहे हैं वो कम से कम कॉस्ट पे मिले, और दूसरा जहां हम पैसे इन्वेस्ट करें वहां ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाएं। ऐसा तो मुझे एक बात बताओ, हमारे कोर्स के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है फाइनेंसिंग, एक पार्ट है इन्वेस्टिंग। मैं कभी कोर्स फाइनेंसिंग से स्टार्ट करता हूं, कभी इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करता हूं। इस दफा मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं किससे? इन्वेस्टिंग से। ठीक है जी, तो इन्वेस्टिंग वाले एरिया में हमारे पास क्या क्या आएगा वो हम देखते हैं, किसी ने कॉपी करना है तो कर लें। एक चीज बेटा ध्यान में बिठा लो, चाहे तुम लाइव क्लासेस लो चाहे रिकॉर्डेड लो, अगर आप अपना प्रॉपर रजिस्टर बनाओगे ना तो आपको बार बार क्लासेस लेने की खौफ नहीं होगी। ठीक है जी, दूसरा ये कि जो भी क्लास वर्क होगा वो आपको पोर्टल भी मिल जाया करेगा। जो मेरा हैंड रिटन काम है
ये आपको पोर्टल में मिल जाया करेगा, ठीक है जी। तो एक रजिस्टर मैं आपके लिए बना रहा हूँ, एक रजिस्टर आप अपने लिए खुद बनाएंगे, ठीक है जी। जी मनोज, नहीं मैं अभी सिर्फ ये एक हेडिंग डलवाई है बस, कुछ कराया नहीं है, सिर्फ क्लास की टाइमिंग नहीं, अभी रुक जाऊँ बता, ये सिर्फ कॉपी कर लो जी। बढ़े हम आगे दोस्त। दिसंबर पेपर नहीं दिया था क्या, मैं अब न्यू कोर्स फॉलो करना, बिल्कुल न्यू कोर्स को आपको फॉलो करना होगा बेटा जून के लिए। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग डिसीजन से। देखिए इन्वेस्टिंग डिसीजन में अप्रेजल के कई तरीके हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारे डेट होल्डर और शेयर होल्डर्स खुश रहें। डेट होल्डर का मतलब क्या है, जिसने हमें लोन दिया है। शेयर होल्डर्स का मतलब जिसने हमें कैपिटल दी, इक्विटी दी है। तो सर हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स हमारे पास 4 किस्म की हमारे कोर्स में। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR, ठीक है जी। ये चार एरियाज हैं। सर अगर मैं परसेंटेजेस लगाऊं सबके ऊपर, तो ये हमारे टोटल टाइम का 2% लेगा, या हमारे टोटल टाइम का शायद 2.5% ले, या हमारे टोटल टाइम का शायद 3% ले, और बाकी सारा ये लेगा, ठीक है जी। इन दोनों चीजों को, इन 3 चीजों को हम शायद एक आध क्लास में डिस्कस करें, आधी क्लास इस पे लगाएं, और फिर इवेंचुअली सारी क्लासेस हमारी किस पे लग रही होंगी, NPV पे लग रही होंगी। NPV आता कितना है सर पेपर में, कितने मार्क्स का आता है? NPV 30 मार्क्स का भी आया हुआ है एक अटेम्प्ट के अंदर, 25 मार्क्स का भी आया हुआ है, 26 मार्क्स का भी आया हुआ है, 23 मार्क्स का भी आया है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है जी। चलें जी, सर अपने पास हेडिंग डालेंगे, ये कॉपी करने के बाद पे बैक पीरियड कर लो। NPV जो कॉस्टिंग में थी वो बहुत हल्की वाली NPV थी। ये मेरे बच्चों हम आगे बढ़े। अच्छा जी, अब हमने सारी 4 टेक्निक्स पढ़नी है किस चीज की, कि हम प्रोजेक्ट्स को कैसे अप्रेस करें, इवैल्यूएट करें कि हमने पैसा कहाँ लगाना है। मुझे बताओ हम कौन सा डिसीजन लेने जा रहे हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन। कौन सा डिसीजन लेने जा रहे हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन, कि हमें पैसे कहाँ लगाने हैं, ठीक है जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी के जिम्मे 2 काम, कौन से काम, पैसे जमा करना लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे, लोएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट पे लोन जमा करना, और लोएस्ट एक्सपेक्टेशन के ऊपर शेयर होल्डर से पैसा लेना, ठीक है जी। फिर उनको इन्वेस्ट करना ऐसी जगहों पे जहां ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। तो हम देखने जा रहे हैं सेकंड फेज, यानी हम ये अज्यूम करें कि कंपनी ने पैसा जमा कर लिया है, अब कंपनी इस पैसे को क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, और किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी, किन प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करना है, वो टेक्निक्स हम सीखने जा रहे हैं। डन। तो सबसे पहले अपने पास हेडिंग डालोगे किस चीज की, पे बैक पीरियड की जी। शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन हम फंक्शंस सीखेंगे, CAPM का फंक्शन होगा उससे हम निकालेंगे, ठीक, अंदाजा होता है वो भी हमारा। चलो मेरे बच्चों, अपने पास आपने हेडिंग डाल दिया है इसकी, बेटा पहले उसको समझ लो पे बैक पीरियड है क्या। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास 5 प्रोजेक्ट्स हैं, और तो सुनना मेरे बच्चों, मैं किस मेथड से असेस करूं कि प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, ARR से, पे बैक से, NPV से, या IRR से। चारों में तरीके अलग अलग हैं। क्या एक प्रोजेक्ट को मैं 2 तरीकों से अप्रेस कर सकता हूँ? मेरी मर्जी है, 2 क्या 3 तरीकों से अप्रेस करो, 4 तरीकों से अप्रेस करो, चारों मेथड्स लगा दो, चेक करो चारों मेथड्स के हिसाब से बेस्ट प्रोजेक्ट्स कौन से, ठीक है। गौर से सुनना, पे बैक पीरियड का मतलब क्या है वो सुनना। पे बैक पीरियड का मतलब यह है कि एक बंदे के पास आप जाते हो, आप उसको कहते हो कि जी फलां जगह पे एक प्रोजेक्ट है, वहां पैसा इन्वेस्ट कर दें, एक तेल दरियाफ्त करने की एक्सरसाइज की जा रही है, अगर तेल दरियाफ्त हो गया तो इंशाल्लाह आप माला माल हो जाओगे। बंदे ने कहा वो तो छोड़ो, माला माल को तो छोड़ो, वो तो हम बाद में देखते हैं, पहले बताओ अगर आज मैं पैसे डालूं तो कितने टाइम में मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। यानी मुझे कमाने की टेंशन नहीं है,
मुझे ये टेंशन है कि मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम में मुझे वापस मिल जाएगी। इसका मतलब है पे बैक पीरियड टेक्निकली इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टूल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग टूल है। आप करते ही हो कि आपके पास 200 प्रोजेक्ट्स आए, आप उनमें चेक करते हो कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अगले 3 सालों में हमें हमारा पैसा वापस कर दें, आप उनको निकाल लेते हो। क्योंकि आपकी आदत है आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा नहीं डालते जिसमें पैसे डालो तो 20 साल बाद रिटर्न मिलना शुरू होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जी हम क्या करें, वो प्रोजेक्ट्स पिक करें जिनका पे बैक पीरियड कम से कम। फिर क्या करें, फिर उन प्रोजेक्ट को हम अप्रेस करें एनपीवी मेथड से। सारों की एनपीवी कैलकुलेट करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो मुझे बताओ हम पे बैक पीरियड को किस लिए यूज करते हैं, इनिशियल स्क्रीनिंग टूल के लिए। अगर मेरे पास 100 प्रोजेक्ट्स हैं तो मैंने उसमें से क्या करना है, 30 से 40 प्रोजेक्ट्स इस तरीके से निकाल लेने कि किन का पे बैक पीरियड जल्दी। पे बैक पीरियड का मतलब क्या है, कितनी जल्दी मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। यार हमने जब हम बच्चों को ये बताते हैं ना कि सीए करो, तो हम कहते हैं कि तुम्हारी टोटल इन्वेस्टमेंट पूरे 5 सालों में को 3 से 4 लाख रुपए की है, और इसका पे बैक पीरियड ये कि जैसे ही आप सीए क्वालिफाई करो 2 महीने में पैसे वापस। ऐसा जितने आपने पैसे लगाए 2 महीने में वापस, इनफैक्ट आर्टिकल्स में ही वापस हो जाते हैं। आप जायज और नाजायज तरीके से आर्टिकल्स में इतने पैसे बना लेते हो कि जो आपने खर्चा किया होता है वो रिकवर हो जाता है। ऐसा तो पे बैक पीरियड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पे बैक पीरियड में हम देखेंगे क्या कि हमारा इनिशियल कैपिटल कितनी जल्दी वापस आ रहा है। अब गौर सुनना सब मेरे बच्चों। सर अज्यूम करें मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके कैश फ्लोस कांस्टेंट है। क्या है जनाब, कांस्टेंट कैश फ्लोस। कांस्टेंट कैश फ्लोस का मतलब एक दफा आप पैसे इन्वेस्ट करो, हर साल आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगी। क्या मिलेगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगी। गौर से देखना सर, अच्छा जी प्यारे बच्चों, ये कह रहे जनाब कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट विद एन इनिशियल आउटले ऑफ 1 लाख। कितने लाख का इनिशियल आउटले, 1 लाख का। फिर वो कह रहे जनाब दी नेट एनुअल कैश फ्लोज फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। कितने साल, 20 ईयर्स विल बी 9,500। 1 लाख रुपए एक दफा डाल दो, अगले 20 सालों तक आपको क्या मिलता रहेगा, 9,500 मिलते रहेंगे। बताओ कितने सालों में मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। क्या इधर कैश फ्लोज जो रिसीव हो रहे हैं वो कांस्टेंट है, तो पे बैक पीरियड निकालना बहुत आसान है। वो कैसे सर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल इनफ्लोज। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, 1 लाख। एनुअल इनफ्लो कितना है, 9,500। बताओ कितने सालों में हमारे पैसे वापस आ जाएंगे, 10 पॉइंट। अच्छा अब सुनो, 10.52 को मैं बोलूंगी आप 10.5 साल। ऐसा अगर मैं इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो गौर से देखो, गौर से देखो, नहीं 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 सुन लो, मैं कहूंगा 10 साल और इस 0.52 को पकड़ो आप और मल्टीप्लाई कर दो 12 से। 12 महीने होते ना, क्या आता है देखो, 0.52 को मल्टीप्लाई कर दो 6.224। तो आप लिखो जनाब 10 ईयर्स 6 मंथ्स ना, 0.24 है। अब इस 0.24 को आप पिक करो, मल्टीप्लाई कर दो 30 दिनों से, 7 इसका मतलब है 10 साल 6 महीने और 7 दिन। ऐसा भाई आप यहां रुक जाना, आप यहां रुक जाना, 10 साल 6 महीने, ठीक है जी, 10 साल 6 महीने, आप यहां रुक जाना, ठीक है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब बताएं सर, अगर हमारा कैश फ्लो कांस्टेंट है तो हम क्या करें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लें, उसको कवर करने की कोशिश करें किससे, एनुअल इनफ्लो से, और सर 10 साल और 6 महीने में इंशाल्लाह हमारे पैसे क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। ये कब पॉसिबल है फंक्शन लगाना, कांस्टेंट कैश फ्लो घंटों में भी निकाल सकते हैं बेटा। पहले महीनों पे जाएं, फिर दिनों पे जाएं, फिर घंटों पे चले जाएं, लेकिन इतना जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बढ़े आगे दोस्तों, बढ़ जाए मेरे बच्चों, चलो जी आए जरा दोस्त, एक स्टेप और आगे। व्हाट इफ की कैश फ्लो कांस्टेंट नाउ,
पहले साल 10,000 मिले, फिर 20,000 मिले, फिर 8,000 मिले, फिर 7,000 मिले, 25,000 मिले, तो फिर वहां फंक्शन तो नहीं लगेगा, फिर क्या करना पड़ेगा? नहीं, आओ जरा देखो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा जब हमारे कैश फ्लोज कांस्टेंट ना हो। मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखना, ये कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया है, चलो जी पक्का। इस सवाल को बेटा अच्छे तरीके से देखना। पे बैक पीरियड 2016 में 3 नंबर का पूछा गया है पिछले 20 सालों में। पे बैक पीरियड 2017 में 2 से 3 मार्क्स का पूछा गया है, कितने सालों में? पिछले टोटल 20 सालों में। ठीक है, सुनो, ये कह रहे जनाब, कंपनी रिक्वायर्स ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स टू पे बैक देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट विद इन 3 इयर्स। बताओ हमारा टारगेट पे बैक कितना है? अगर 3 साल से आगे जा रहा होगा हम उस प्रोजेक्ट को पिक नहीं करेंगे, ये हमारा एक बेंचमार्क हमने बना लिया। ठीक है जी। इट इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग कैपिटल आउटले ऑफ 1,40,000 ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 इन वर्किंग कैपिटल। सुनो, आप एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, मे बी आप एक नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, ठीक है जी। तो मुझे बताओ नया प्रोडक्ट बनाने के लिए में क्या चाहिए? मशीनें भी चाहिए, साथ में रॉ मटेरियल भी चाहिए। खाली मशीनें तो नहीं चाहिए ना, मशीनों में फूंके मार के तो हम यूनिट ही प्रोड्यूस करेंगे ना। हमें क्या चाहिए होगा? साथ में वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगा। वर्किंग कैपिटल को आप मेनली ध्यान में रखें, रॉ मटेरियल है। क्या ये? रॉ मटेरियल है, और थोड़ा सा पैसा हमने लेबर के लिए रखा हुआ। ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं सर, 1,40,000 रुपए डे 1 पे चाहिए, और साथ में क्या चाहिए? 20,000 रुपए रॉ मटेरियल वगैरह के लिए, और डेली खर्चे मेंटेन करने के लिए हमें 20,000 रुपए अपने पास फ्लोट के तौर पे रखना पड़ेगा। डन। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? 1,60,000। और वही पहले साल 40 मिलेंगे, फिर 50 मिलेंगे, फिर 90 मिलेंगे, फिर 25 मिलेंगे। आप बताएं पे बैक पीरियड कितना है? मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा टेबल हम बनाएंगे। ईयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इनफ्लोज ऐसा, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऐसा। मेरे बच्चों बताओ पहला साल कितने पैसे आपके लगे हुए? 1,60,000। मिल कितने गए? कितने रह गए? 1,20,000 बाकी हैं। पहला साल गुजर गया, पे बैक नहीं हुआ। दूसरा साल 1,20,000 बाकी हैं, 50,000 रुपए रिकवर हो गए, फिर 70,000 रुपए रह गए। गौर से देखना मेरे बच्चों, इसमें एक छोटा सा फंक्शन हमने सीखना है एंड में आगे। तीसरा साल मेरे बच्चों 70,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग है, कितने पैसे आ गए? 90,000। मत लिखो मत लिखो मत लिखो मत लिखो, इसका मतलब है तीसरे साल में आगे हमारे पैसे रिकवर हो गए। ठीक है जी। अब मसला ये, तीसरे साल में कितना 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 आपका टाइम लगा? केस ए, गौर से सुनना, कैश फ्लोज अराइज एट ईयर एंड ओनली। एग्जामिनर कह रहा है पैसे तो साल के एंड पे ही आते हैं, प्रोजेक्ट में जो पैसे आपने डाले हैं वो साल के एंड पे रिसीव होते हैं। तो बताओ हमारा पहले साल के एंड पे हमने पैसा रिकवर कर लिया था? नो। दूसरे साल के एंड पे? नो। हाँ, तीसरे साल के एंड पे मेरे पैसे इनफैक्ट ज्यादा रिकवर हो गए। तो कोई मुझसे पूछे पे बैक पीरियड क्या है, कितना है, कितना टाइम आपको रुकना पड़ेगा अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, तो मैं जवाब दूंगा पूरे 3 साल। क्योंकि मजबूरी ये कि यहाँ पर कैश फ्लो अराइज होते हैं कब? साल के एंड में। व्हाट इफ के सर, व्हाट इफ के एग्जामिनर ये कहे कि कैश फ्लोज यूनिफॉर्मली अराइज हो रहे हैं। कैसे अराइज हो रहे हैं? कैश फ्लोज यूनिफॉर्मली अराइज हो रहे हैं। अब इसका मतलब है डेली बेसिस पे कैश फ्लो मिलता है, थोड़ा थोड़ा करके। मेरा एक सवाल है, बताओ किस साल आपका कैश फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया? तीसरे साल। अब सुनो 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 सुनो, इसका मतलब है 2 सालों में आपका पे बैक पीरियड नहीं आया, नहीं आया पक्का। तीसरे साल में जब आप घुसे तो आपको 70,000 रुपए रिकवर करना था, कितना? और आपने तीसरे साल में टोटल कितने रिकवर किए? तो बताओ 70,000 रिकवर करने थे, 90,000 हमने रिकवर किए, तो बताओ तीसरे साल का कितने % हिस्सा पे बैक पीरियड में इस्तेमाल हुआ? चेक करो। 77.7%। ऐसा
तो क्या मैं कह सकता हूं उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 12 महीनों से। क्या आ रहा है? 12 महीनों से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ रहा है? 9.33। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 2 साल 2 years एंड ऑलमोस्ट 9 months। दोबारा रिपीट कर दें, मैं कहता हूं मैथ्स में थोड़ा सा पक्का रहना है। ठीक है जी, सिंपल सी कैलकुलेशन। 70,000 रुपए चाहिए तीसरे साल, 90,000 रुपए तीसरे साल में मिल रहे हैं, यूनिफॉर्मली मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो मुझे बताओ मैं कितना टाइम लगेगा 70,000 रुपए रिकवर करने में? सर आपको साल का 77.7% हिस्सा बैठना है ताकि आपके 70,000 रुपए रिकवर हो जाए। ठीक है जी, उसका मतलब 12 महीने का साल है, तो 77% ऑफ द साल कितने महीने हो गए? 9.33 मंथ्स। तो इसका मतलब है 2 years एंड 9.33 मंथ्स हमारे पे बैक पीरियड। डन? पक्का? एक बात बताओ, जो तुम्हारे पास ऊपर आ रहे हैं कैश फ्लोज हैं या प्रॉफिट्स हैं? ये कैश फ्लोज हैं। रिमेंबर दैट पे बैक इज कैलकुलेटेड यूजिंग कैश फ्लोज, नॉट अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट से कैलकुलेट नहीं होता, कैश फ्लोज लेने हमने। सर एक बच्चे ने पूछा व्हाट इफ के एक ऐसा प्रोजेक्ट हो कि जिसमें साल के स्टार्ट पे कैश फ्लोज आ रहे हैं, तो हम कहते हैं जी हमारा प्रोजेक्ट तीसरे साल के स्टार्ट पे ही पे बैक कर गया। हम कहते हैं 2 साल हमारा पे बैक पीरियड है। ठीक है जी, ये नेट है ना, नेट कैश फ्लोज। ये इनफ्लोज आउटफ्लोज नेट हो गया आ रहा है। ठीक है ना? सेट है मेरे बच्चों? अब देखो मैं कराऊंगा आसान सवाल, दूंगा मुश्किल आपको खुद करने के लिए। शाबाशी, तैयार? बेटा पूरी किताब आपको दे दूंगा, बाकी ये हैंड आउट है, मैं फोटोकॉपी वाले के पास रखवा देता हूँ और तुम लोगों को सॉफ्ट कॉपी में दे देता हूँ। ठीक है, ताकि तुम लोगों के पास मौजूद हो, मोबाइल पे ले आओ। लेकिन जो भी सवाल कराऊंगा ना स्क्रीन पे रखूंगा मैं। ठीक है, तो नहीं भी लाओगे कुछ तो कोई टेंशन नहीं, सब अपनी नोटबुक भी ले आओगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तुम्हें दे देता हूँ भाई। जी बड़े हम आगे क्वेश्चन दिखाइएगा स्क्रीन पर। ये लो बेटा। बड़े आगे मेरे बच्चों, दो एक सवाल आपको करने के लिए, मैं तैयार हो? आ जाओ मेरे बच्चों। सवाल थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा नहीं बल्कि ठीक ठाक मुश्किल होगा। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आधा भी सही कर लिया आपने तो मैं समझूंगा हमारी जीत है। अच्छा जी, गौर से सुनना। लास्ट ईयर में नेट कैश फ्लो आ रहा है, वो उसमें वर्किंग कैपिटल इंक्लूडेड है? नहीं, वर्किंग कैपिटल तो बिल्कुल आखिरी जाके आखिरी साल में मिले, लास्ट ईयर में। हाँ, उसमें वर्किंग कैपिटल इंक्लूडेड और वो एंड पे आगे मिलेगा। ठीक है ना? अच्छा, ये आपने खुद करना है। देखो 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, सालाना सेल्स कितनी है? 4.5 लाख। इस पे मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, फैक्ट्री ओवरहेड लगेंगे, एडमिन ओवरहेड लगेंगे, सेलिंग ओवरहेड लगेंगे, और एंड पे आपको 40,000 रुपए मिलेंगे स्क्रैप वैल्यू पे। आपने सूद भी पे करना है 10% और आपका टैक्स रेट भी 30% है। ठीक है जी, और आपको सर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है यूजिंग चलो जी इसको खुद करना है। अगर ये सवाल आपने आधा भी सही कर लिया
तो मैं समझूंगा कि आप ट्रैक पर हो। शाबाश, ये 4 लाख रुपए टोटल प्लांट है। शाबाश, शुरू हो जाओ। चलो जी आओ जरा देख लेते हैं इसको। सर प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सुनो 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 सुनो, देखो जब भी एग्जाम में टैक्स रेट आएगा तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। और एक चीज हम बच्चों को एनपीवी में सिखाते थे कि आप कभी भी इंटरेस्ट का कैश फ्लो ना लें, क्योंकि वो डिस्काउंट रेट में शामिल है। क्योंकि वो जब आप डिस्काउंटिंग करते हो तो वो इफेक्टिवली इंटरेस्ट के कैश फ्लोज का नेमुल बदल होता है, लेकिन पे बैक में तो हम डिस्काउंटिंग करते ही नहीं है, तो हम इंटरेस्ट के कैश फ्लोज क्या करेंगे, लेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। इसका मतलब है सर मेरे पास ईयर 1 2 3, मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ प्रॉफिट। बताओ मेरे पास सेल्स कितनी है, 4.5 लाख, 4.5 लाख और 4.5 लाख। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, गौर तो सुनना, ये सारी की सारी कॉस्ट कितनी हो गई, कितना, 246। ये मैंने डाल दिया भैया 240। अच्छा सर एग्जामिनर माइंड नहीं करता अगर आप ये कैश फ्लोस क्लब कर दें, कैफ नहीं है ये, ठीक है। अब मेरे बच्चों मैं इस पे बुक करूंगा इंटरेस्ट। मेरे प्यारे बच्चों इंटरेस्ट कितना, सर 4 लाख रुपए का मैंने लोन लिया है, 10% का सूद है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे मैं हर साल अज्यूम कर रहा हूं कि मैं 40 और 40 पे करूंगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं मैं बैंक का लोन एंड पे वापस करूंगा, ये मेरी अजम्पशन है। अब बताओ डेप्रिसिएशन, होल्ड ऑन सर, डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो नहीं है, हाँ इसलिए मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं ताकि मैं टैक्स लगा सकूं, ठीक है जी। अब बताएं डेप्रिसिएशन कितना है सर, 4 लाख रुपए का एसेट है, एंड पे आ गई एसेट कितने का बिक रहा है, 40,000 का, और 3 साल की लाइफ है, तो बताओ सालाना डेप्रिसिएशन कितना है, 1,20,000। बेटा ये कैश फ्लो नहीं है, लेकिन इसको यहां लेना मजबूरी है ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सकें, टैक्स कैलकुलेट कर सकें। मुझे बताओ नेट करो, सालाना प्रॉफिट कितना आता है, 44,000 रुपए का प्रॉफिट आता है हर साल का। मेरे प्यारे बच्चों इस 44,000 के प्रॉफिट पे हमें क्या देना है, कितना, 30%, ऐसा 13,000, 13,200, 13,200 और 13,200। अब बताओ सर हमारे डेप्रिसिएशन का काम हो गया, टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब एक काम करो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करो ताकि उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए, क्योंकि वो कैश फ्लो नहीं है, ठीक है जी। 1,20,000 ऐड बैक कर दो, 1,20,000 ऐड बैक कर दो और 1,20,000 ऐड बैक कर दो, डन। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास इनिशियल आउटले कितना, जो टाइम 0 पे मैंने पे करना, 4 लाख, और एंड पे मुझे क्या मिलना है, स्क्रैप वैल्यू मिलनी है 40,000। अब सुनो 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 सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, मेरे कैश फ्लोज 4 लाख, मेरे बच्चों बोर्ड पे ये कितना, ये कितना, स्क्रैप वैल्यू का कैश फ्लो डाल देना 15,800, और आखिरी साल नहीं, 40,000 एंड पे आगे रिसीव होगा, वो यूनिफॉर्मली नहीं रिसीव होगा, 40,000 एंड पे आगे रिसीव होगा, वो स्क्रैप वैल्यू, वो यूनिफॉर्मली रिसीव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि तीसरा साल शुरू होगा तो हम मशीन के पुर्जे बेचना शुरू कर देंगे, ऐसा ऐसा नहीं, ये सारी स्क्रैप वैल्यू कब मिलेगी, एंड पे आगे मिलेगी, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं टेबल बना रहा हूं सर, ईयर
आउटस्टैंडिंग बैलेंस ओपनिंग, कैश इनफ्लोज, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस। कितना? ईयर 1 कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है? 4 लाख। इनफ्लो कितना? 1,50,800। कितना रह गया? देखो 40,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगता है तुम्हारे पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट पे, ठीक है। 2 कैश फ्लोज कैपिटल है। अगर आप उसको ऐसे भी देख लो कि 4 लाख रुपए हमने खर्च किए, 40,000 वापस आ गया, हमारा नेट खर्चा कितना है? 360। तो 360 एक्सपेंस के तौर पे अलाउ होगा, और वो 360 हमने एक्सपेंस के तौर पे ले लिए डेप्रिसिएशन की फॉर्म, ठीक है ना। 360 हमने डेप्रिसिएशन की फॉर्म में ले लिया, बाकी चीजों पे आपने टैक्स नहीं लगाना, ठीक है जी। और ये याद रखना सर, रेजिडुअल वैल्यू से ज्यादा पे बेचते तो गेन होता, कम पे बेचते तो लॉस होता। रेजिडुअल वैल्यू पे बेचेंगे तो कोई गेन और लॉस नहीं है, तो कोई टैक्स इम्प्लीकेशन उसकी नहीं है बेटा, ठीक है जी। सही है हमजा, कमरान, हमजा शेख एंड कामरान मंसूर जी मेरे बच्चों, क्लियर है? अच्छा जी, अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा? 249 200, ये आउटस्टैंडिंग है सेकेंड ईयर में। 249 200 सर, 1,50,800 रुपए का फिर इनफ्लो आया 98। अब जब मैं तीसरे साल में जाऊंगा ना, तो तीसरे साल में 2 टाइप के कैश फ्लोज है। एक है जो मुझे यूनिफॉर्मली मिलेगा, और एक है जो मुझे बिल्कुल एंड पे आगे मिलेगा। जो स्क्रैप वैल्यू का अमाउंट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जब फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लोज हुआ होगा तो उससे पे करेंगे बैंक का लोन। अच्छा, ये हमने अजम्पशन लिया है कि हम बैंक का लोन पे करेंगे कब? आखिर में जाके, ठीक है जी। अगर वो कहता ना कि आप बैंक का लोन पे कर देना साथ साथ में, तो जितना इनफ्लो आता हम क्या करते? उससे बैंक का लोन पे कर देते। तो बैंक का लोन पे करने से हमारे पैसे तो रिटर्न नहीं आते, लेकिन सूद का अमाउंट कम हो जाता होगा, ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास थर्ड ईयर 98,400, फिर इनफ्लोज है 1,50,800। अब इसका मतलब है जब हम तीसरे साल में हमने प्रवेश किया तो हमारे पास 1,50,800 रुपए का यूनिफॉर्म कैश फ्लो था। हम 98,400 हमें चाहिए थे इस साल से। तो बताओ साल का कितने % हिस्सा हमने इस्तेमाल किया? कितना? 65 एग्जैक्ट ना कितना आ रहा है? ये हमारा ऐसा लगा हुआ। सर आपने यहाँ 1,50,800 क्यों लिया? ये तो दोनों कैश फ्लो थे। नहीं बेटा, ये वाला कैश फ्लो बिल्कुल तीसरे साल के एंड पे आ रहा है। ये यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, स्क्रैप वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं होती, एक पॉइंट पे मिलती है। कैश फ्लो यूनिफॉर्म हो सकते हैं। तो मुझे बताओ सर, क्या मैं कह सकता हूँ इसको मल्टीप्लाई पर 12 करो, क्या आ रहा है? 7.83। इसका मतलब है सर लगभग 2 साल एंड 8 मंथ्स। ऐसा पक्का जी? 2 साल 7 महीने, 2 साल 8 महीने 25 दिन, ये भी सही है। पक्का जी? ये कॉपी कर लो पहले सर। जी मेरे बच्चों, जी जनाब। चलो जी, वेरी गुड यार, द बॉयज प्लेड वेल। चलें जी आगे हम दोस्त, आगे जाएं। अपने पास हेडिंग डालोगे बेल आउट पे बैक पीरियड। कौन सा? बेल आउट पे बैक पीरियड। जीत जाए बेटा, ट्यूसडे को फाइनल होगा ना। बढ़ जाए, ऑफ कर दे, नमाज होने वाली है। नमाज होने वाली है तो होने दो, हमारी क्लास से तो कोई वो नहीं है ना। 40,000 का बता दे। देखो मिर्जा, हमने 40,000 रुपए बेटा ये एंड पे मिलने, रेजिडुअल वैल्यू बिल्कुल मिलेगी कोने पे तीसरे साल के एंड पे जाके। उसको मैं यूनिफॉर्म ट्रीट नहीं कर सकता, उसको मैं यूनिफॉर्म ट्रीट नहीं कर सकता, ठीक है ना। सेट है?
तो मैंने यूनिफॉर्म कैश फ्लोज में नहीं लिया उसको। पक्का? सर अपने पास हेडिंग डालेंगे बेल आउट पे बैक पीरियड, कभी भी नहीं लेंगे। हाँ, हम अज्यूम करेंगे बिल्कुल एंड पे आगे रिसीव होगा। ठीक है जी। सर ये बेल आउट पे बैक पीरियड क्या होता है? अच्छा, सुनो जरा दोस्त, मैं अपने अब्बा से ना 100 रुपए लेके काम शुरू करता हूं। अब्बा को मेरा रिकॉर्ड बताया कि मैं लेवल का एक नालायक इंसान। अब्बा ने कहा ये 100 रुपए जो लेके जा रहा है ना, ये भी तो डुबो देगा। मैंने कहा नहीं अब्बा, मुझे काम करने दो, आप देखो मैं पैसे कमा के लेके आऊंगा इंशाल्लाह। अब्बा ने कहा यार कम से कम कितने टाइम में ये पैसा वापस कर सकता है? मैंने कहा अब्बा 1 साल में। कितने में? 1 साल में। अब्बा ने कहा वो कैसे? मैंने कहा इनफ्लो आएगा 20 रुपए का। तो अब्बा ने कहा अगर 100 रुपए का आउटफ्लो है और 20 रुपए का इनफ्लो है मनुष्य, तो पेबैक कैसे हो गया? मैंने कहा पहले साल के एंड पे अगर मैं बिजनेस बेच दूं, पूरे का पूरा बिजनेस पहले साल के एंड पे ही बेच दूं, तो मुझे 80 रुपए और मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है अब यहां हम सिर्फ ऑपरेशनल कैश फ्लोज नहीं लेंगे, ये अज्यूम करेंगे कि साल के एंड पे अगर हम अपना बिजनेस बेच दें तो हमें पैसे कितनी जल्दी मिल सकते हैं। तो बताओ यहां पेबैक पीरियड कितना है? 1 साल। क्यों? आपने 20 रुपए कमाए और एंड पे आके आपने बिजनेस बेच किया। अच्छा, अब फायदा क्या, ये हमने नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि हमने फिर ये देखना है कि सर ये एक इनिशियल स्क्रीनिंग टूल है, इसमें हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे को 50-60, फिर हम उनको इवेल्युएट करेंगे फर्दर कि प्रॉफिट किसमें ज्यादा है। यहां हमारा एम प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, हमारा एम क्या इधर, पैसे कितनी जल्दी वापस आ रहे हैं। हमारा एम क्या इधर जनाब, पैसे कितनी जल्दी वापस आ रहे हैं। ऐसा बड़े सवाल देखें इसके ऊपर। पक्का? बस ये आखिरी सवाल, इसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे। चलो जी, 2 मिलियन रुपए का कैश हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सालाना कैश फ्लो कितना आएगा? 4 लाख। 2 मिनट के लिए यहां रुक जाओ, मैं कहूं पे बैक पीरियड निकाल के दो, तो 5 साल है। 4 लाख हर साल मिलने, तो 5 साल में आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन सर साथ में दफा पहले ही आ गया, सैल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट 14 लाख है एट ईयर 1 एंड दिस वुड रिड्यूस्ड बाय 200,000 पर ईयर। पहले साल 14 लाख है, अगर बिजनेस 1 साल और चलाओगे तो 12 लाख रह जाएगी। बताओ कितने सालों में हम अपना बोरिया बिस्तरा बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं? बिल्कुल लास्ट में आएगा, बिल्कुल लास्ट में आएगा जी। मैं कह रहा हूं, अच्छा बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, मैं इसको अब इस तरह दिखाऊंगा। ईयर 1 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 2 मिलियन। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 4 लाख। फिर सर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, पूरे हो रहे हैं पैसे? नहीं हो रहे ना, तो इसका मतलब दूसरे साल में जाने के लिए तुमने इसको इग्नोर करना है। तो बताओ हमारे नेट आउटस्टैंडिंग कैश फ्लो कितना बच जाएगा? 16 लाख। इसका मतलब है मैं दूसरे साल में जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, मैं दूसरे साल में जाना चाहता हूं। तो अगर आप दूसरे साल में जाना चाहते हैं क्योंकि आपके पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए जी? दूसरे साल में जाना चाहिए। कितने पैसे लेंगे, कितना आउटस्टैंडिंग लेंगे? 16 लाख। बताओ ऑपरेशनल कैश फ्लोज 4 लाख। बताओ जी अब बिजनेस कितने का बिक रहा है? क्या अब ये दोनों मिला के 16 लाख पूरे हो रहे हैं? हाँ सर, इसका मतलब ये कि आपको दूसरे साल के एंड में अगर आप बिजनेस बंद भी कर दोगे तो आप सब कुछ बोरिया बिस्तरा टीन टपाड़ बेच के आपके पैसे 2 मिलियन रुपए पूरे हो जाएंगे। कल हमने इसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करने, आज मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि सर एक कंपनी के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं,
कम से कम कॉस्ट पे पैसा लेना और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पे पैसा इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के हमारे पूरे कोर्स में 4 टेक्निक्स हैं जो हमने देखनी है। उनमें से एक टेक्निक हमने शुरू की पे बैक पीरियड। हमने ये देखा कि पे बैक पीरियड अगर आपने सिंपल पे बैक कैलकुलेट करना है तो आप ये चेक कर लो कि कैश फ्लोज की नेचर क्या है। यूनिफॉर्म है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऊपर रखो, यूनिफॉर्म कैश फ्लो नीचे रखो, आपको पता चल जाएगा कितने सालों में प्रोजेक्ट आपको आपके पैसे वापस कर देगा। अगर कैश फ्लो यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर आप क्यूमुलेटिव जो है वो अमाउंट देखते रहोगे कहां आपका पैसा रिकवर हो रहा है टेबल बना के। बेल आउट पे बैक पीरियड एक और वर्जन है पे बैक का। बेल आउट पे बैक पीरियड में हमें ये पता चलता है कि हम अपना पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है कितनी जल्दी वापस ले सकते हैं, अपना बोरिया बिस्तरा बेच के भी। ऑपरेशन कैश फ्लोज और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, लोएस्ट पॉसिबल पीरियड इन दिस प्रोजेक्ट इज 2 years। और अगर हम सर बिजनेस ना बेचें तो पैसे 5 साल में रिकवर होंगे। कैसे सर? 2 million डिवाइडेड बाय इज 5 years। डन। थैंक यू वेरी मच जी। कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपसे। कल हमारी क्लास होगी बीएफडी की 2 से 4। ठीक है जी, बीएफडी होगी कल 2 से 4, एफआर उसके बाद होगी फिर। थैंक यू।